बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में बंदरबांट जारी और सारी है। एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरान जमातें फॉर्म 47 की, उनमें अवाम के लिए कुछ हो ना हो लेकिन अपने मफादात के लिए सब इकट्ठे हैं और दिन रात एक किए हुए हैं, सर जोड़कर बैठ जाते हैं, लड़ते भी हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आता है मफादात का मामला, मफादात का सौदा, तो फिर मिलकर करते हैं। ये मेरा और ये आपका, ये मैंने खाना है और ये आपने खाना है, ये सब कुछ चल रहा है। आज काफ़ी खबरें हैं और सबसे पहले आज चूँकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया और आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन था। मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में कुछ प्रोग्राम्स भी हुए और शहीद अरशद शरीफ को भी याद किया गया। उनके याद में शमें रोशन की गईं और तकारीर भी की गईं। लेकिन ये सब कुछ अपनी जगह और मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के जो कौमी ज़राए इब्लाग हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, एंकर पर्सन्स हैं और तमाम टीवी चैनल्स वो शहीद अरशद शरीफ के कातिलों को बेनकाब करने और कत्ल की तहकीकात के लिए अभी तक उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं है जैसा कि होना चाहिए। बहरहाल आज देर आयद दुरुस्त आयद, आज फिर भी शहीद अरशद शरीफ की तस्वीर भी नजर आईं और उनकी याद में कुछ सेमिनार्स भी हुए और कुछ इज़हार यकजहती भी किया गया। लेकिन वर्ल्ड फ्रीडम डे पे 3 मई सहाफ़त का आलमी दिन बनाया गया और मुख्तलिफ तंजीमों, सिविल सोसाइटी के लोग भी इसमें आए। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ और वो हुआ खुशदार में। और खुशदार में आज एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, खुदकुश धमाका हुआ और उसमें खुशदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मैंगल जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, शहीद हो गए और जिसके लिए जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, अदरवाइज जब भी कोई क्राइसिस आता है तो सहाफ़ी जो हैं उनकी जान के नजराने जो हैं वो ज़रूर पेश किए जाते हैं और सहाफ़ी ये करते हैं और बड़े अरसे से, तवील अरसे से करते आ रहे हैं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे, इस्तिकामत दे और इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला उनका उन पे उनकी मुसीबतों को कम करे जी और अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मजीद खबरें जो हैं वो भी कुछ हैं जी। बंदरबांट की बात हो रही थी तो बंदरबांट जारी और सारी है। आज सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 गवर्नर्स हासिल कर लिए। 2 गवर्नर्स खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है। यकीनन उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और उनकी जगह जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीबी अजीज से उनकी छुट्टी हो गई है। गुलाम अली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एक तवील अरसे से थे और जब से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब से लेकर वो अब तक गवर्नर चले आ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात भी हुई थी नवाज शरीफ साहब से और कुछ मामला तय करने की कोशिश की गई थी लेकिन मामला शायद तय नहीं हो सके और इस तरीके से अब नए गवर्नर होंगे खैबर पख्तूनख्वा में जनाब फैसल करीम कुंडी साहब और बहुत अच्छे सॉफ्ट स्पोकन हैं और पॉलिटिकल वर्कर हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कौमी असम्बली की नशिस्त डी आई खान से हरा चुके हैं और इस एतबार से डी आई खान अब बड़ा तगड़ा सूबा बनता जा रहा है, तगड़ा जिला बनता जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वहीं से हैं, अलियमीन गंडापुर, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक भी डी आई खान से है और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनका ताल्लुक भी डी आई खान से है। तो इस तरीके से डी आई खान बड़ा इंपॉर्टेंट ज़िला बन गया है जी। सूरत हाल आगे बढ़ते हैं और इसमें और पंजाब में गवर्नर लगाया गया है जी सरदार सलीम हैदर साहब को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो भी नॉमिनी हैं और उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी डिवीजन से है और इस तरीके से पंजाब का गवर्नर और वो भी रावलपिंडी डिवीजन से लिया गया है और ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी और सबके लिए, क्योंकि नदीम अफजल चंद का नाम लिया जा रहा था और फिर दूसरा नाम लिया जा रहा था कमर जमान कायरा साहब का, तीसरा फिर साउथ पंजाब से नाम आ रहे थे, मखदूम साहब का नाम आ रहा था। लेकिन
हैरत अंगेज तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी डिवीजन से ये नॉमिनेशन ली है और अटक से इनका ताल्लुक है। तो बहरहाल जी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना है जी और अपना फैसला है। इसी तरीके से एक और काम हुआ है और वो खबर खैबर पख्तूनख्वा शेर अफजल मरवत साहब और वहाँ पे जो मामला चल रहे हैं वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। शेर अफजल मरवत साहब के जो भाई हैं उनको हटा दिया गया। वो काबीना में शामिल थे, अली अमीन गंडापुर की काबीना में शामिल थे और उनको हटा दिया गया और उनकी डी नोटिफाई कर दिया गया, उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और जिसके बाद मुख्तलिफ क्यासाराइयाँ भी हुई और फिर ये हुआ कि शेर अफजल मरवत साहब ने उनका रेजिग्नेशन 30 अप्रैल का वो मीडिया को जारी किया, ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि ये है, जबकि दूसरी जानिब उनकी जो डी नोटिफाई करने का मामला है, शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ मरवत को जो फारिग किया गया काबीना से, उसमें उसका जिक्र नहीं है और टीवी तमाम मीडिया ने भी वही नोटिफिकेशन दिखाया जो डी नोटिफाई का था और इस तरीके से ये मामला जो है, अब शेर अफजल मरवत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दूसरा है, जबकि शेर अफजल मरवत साहब के भाई खालिद लतीफ़ मरवत को हटाने का मामला और अली अमीन गंडापुर ने इनको हटाया है, अपनी काबीना से निकाला है या उनका इस्तीफ़ा ये मेंशन करना चाहिए था। बहरहाल मामलात फंसे हुए हैं और वो इसलिए कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब का मामला पार्टी के अंदर काफ़ी डिस्कस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और ये क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के हवाले से भी और अदरवाइज भी शेर अफजल मरवत साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हैं, उनके आउटस्पोकन के मामला जो हैं वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर हमेशा डिस्कस होते रहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी और चूँकि खबरें आज काफ़ी हैं और सूरत हाल ऐसी ही चल रही है। बाकी 9 मई के मामला जी अभी तक जारी सारी हैं, 9 मई के मुकदमात भी हैं और कल जब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ 36 मुकदमात हैं, तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन फाइल की है कि उनको लिया जाए, उनकी हाजिरी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई जाए। 36 मुकामात पे पहुंचना उन्होंने कहा कि कम से कम नामुमकिन है एक शख्स के लिए, लिहाजा ये इजाज़त दी जाए और हाजिरी लगवाई जाए वीडियो लिंक के जरिए। तो उस पर उनको नोटिस हुआ है। अब देखते हैं कि इसका क्या फैसला आता है। जबकि दूसरी जानिब आज उमर अयूब साहब के 12 मुकदमात थे, 9 मई के हवाले से 12 अलग मुकदमात थे। तो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने उनके 12 मुकदमात में मंजूर कर ली जमानत और उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हुआ है जी। इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, अल कादर ट्रस्ट केस की समाअत थी। अली मोहम्मद खान साहब ने बाहर आके जो गुफ्तगू की है वो उन्होंने कहा जी कि एक तवील इंतज़ार के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि अदालती अहकाम के बावजूद उन्होंने कहा घंटों इंतज़ार करवाना पड़ा और करवाया जाता है और जेल इंतज़ामिया का रवैया दुरुस्त नहीं है और वकला को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस तरह वो इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं और वकला की उन्होंने तारीफ़ की अली मोहम्मद खान साहब ने और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी अली मोहम्मद खान तक वो पहुंची और उन्होंने आगे पहुंचाई। इमरान खान साहब ने कहा है कि जितने भी लोग साथ खड़े हैं और वो सब मुश्किल घड़ी में वो उनके वो एहसानमंद हैं और उन्होंने मिन्नत हैं। और दूसरी बात इमरान खान साहब ने जो कही वो ये थी कि वो किसी से डील नहीं कर रहे, ना ही वो डील करेंगे और हम मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन उसके लिए शराइत हैं। मुज़ाकरात के लिए भी सबसे पहले तमाम सियासी असीरान जो हैं उनको रिहा किया जाए, कैदियों को रिहा किया जाए, जितने भी हैं 9 मई के बाद जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई, ख़वातीन व हज़रात जितने भी हैं। और उसके बाद फिर जो अगला है वो है कि झूठे बेबुनियाद मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और मुकदमात ख़त्म करने के बाद अगला काम किया जाएगा जी। और इसके साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन की बात की और फ़लस्तीन में जो कुछ जुल्म हो रहा है इमरान खान साहब ने उस पर भी बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को भी, फ़लस्तीन के मामले को भी उठाना चाहिए भरपूर तरीके से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में आगे बढ़े और किसी किस्म का कोई प्रेशर बर्दाश्त न करे और इस इशू को भी आगे लेके चले जैसा कि पार्टी का मंशूर है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब जो हैं
وہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے وہ حصے دار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح کا اقدام اٹھایا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور الیکشن کو دھاندلی زدہ کرنے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کے شدید ترین تحفظات ہیں، اور چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ الیکشن کروانا اہم نہیں بلکہ صاف شفاف الیکشن کروانا اہم تھا، اور بہتر یہی ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن پر سو موٹو نوٹس لیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، صاف ستھرا ان کا کوئی کردار نہیں، تو پھر ہماری پیٹیشنز پڑی ہیں، ان پیٹیشنز کو لیا جائے، ٹیک اپ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے، تاکہ سپریم کورٹ کی طرف نظریں لگی ہوئی ہیں، اعلیٰ عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کی چھان بین کرے۔ ایک اور بھی جی، آج پاکستان کے لیے ہسٹوریکل ڈے تھا، تاریخی دن تھا۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر چاند پر روانہ ہو گیا، اور یہ چائنا نے اس کی باقاعدہ طور پہ فوٹیجز بھی جاری کی، اور ہماری حکمرانوں نے اپنے وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھا، تو ایک خوش آئند اچھی خبر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر قوم متحد ہو، قوم میں اتفاق ہو، اور پاکستان کے اندر مظالم نہ ہو رہے ہوں، تو یقیناً اس خبر کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ یہ بی ٹیم بن چکے ہیں، عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ مل کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بی ٹیم بن چکے ہیں، اپنا رویہ انہیں تبدیل کرنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا نظام نہ ہی کامیاب ہوگا، نہ ہی چلے گا، اور نہ ہی اس میں کوئی جان ہے۔ اور انہوں نے آرمی چیف کو یہ جواب دیا ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود جانتے ہیں، مگر تجاوز کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے یہ تجاوز ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ہی باتیں آگے بڑھیں گی اور کچھ بہتر ہو سکے گا۔ یہ ہیں اب تک کی جی اطلاعات اور اب تک کی خبریں جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کرنا تھی۔ اور تیسری بات، عمران خان صاحب بدستور قائم ہے کہ 3 جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، اور شرط عائد کی ہے، حامد خان صاحب نے بیان کی ہے کہ حکمران اتحاد اگر حکومت چھوڑ دے تو ہی آپ سے بات ہو سکے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر ہمیں ہمارا حصہ نہ دیا گیا، یعنی کہ ہمارا حق صوبہ خیبر پختونخوا کا حق نہ دیا گیا، اور جو بقایا جات ہیں وفاق کی طرف وعدہ نہ کیے، تو پھر بہت جلد عوام کو ساتھ لے کر نکلوں گا، اور اسلام آباد کی طرف ہم آئیں گے، اور لانگ مارچ بھی ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا، اور ہم اپنا حق بھی واپس لے کر جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔